नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 5। इसमें हम 3 विषय पढ़ेंगे। नंबर 1 द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नंबर 2 द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन का मतलब क्या? यूनिफिकेशन मतलब है एकीकरण। उस समय जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, लगभग 300 स्टेट्स में। ये सब स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे और जर्मनी में भी आते थे। सबसे ताकतवर स्टेट्स थे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। इनको यूनाइटेड करना ज़रूरी था कि ये एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बन जाए। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक फेलियर साबित हुआ था और मोनार्की और मिलिट्री की ताकत ने मिडिल क्लास की कोशिश को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मिडिल क्लास को सपोर्ट मिला। किसका सपोर्ट मिला? प्रूशिया के जंकर्स का। जंकर किसको बोलते हैं? जंकर बोलते हैं लार्ज लैंड ओनर्स को। इन्होंने फिर से कोशिश करी जर्मनी को यूनिफाई करने की, एक नेशन बनाने की। नेशनल यूनिफिकेशन का लीडरशिप लिया था प्रूशिया ने। उस समय प्रूशिया का राजा था कैसर विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट ने ऑटो वॉन बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया। ऑटो वॉन बिस्मार्क लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं था, उसको किंग विलियम फर्स्ट ने अपॉइंट किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन प्रूशिया के डोमिनेंस के साथ। बिस्मार्क को आयरन चांसलर भी बोला जाता है। उसने अपनी आर्मी को बढ़ाया और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। उसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसने 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े थे जो कि 7 इयर्स तक खत्म हुए। ये युद्ध किसके साथ थे? 3 युद्ध हुए थे ना, किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। फाइनली 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली बुलाई गई हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि वर्साइल्स के पैलेस में है। उस असेंबली में जर्मन स्टेट्स के प्रिंस आए थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और वहाँ पर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रूशिया के राजा कैसर विलियम फर्स्ट को न्यू जर्मन एम्परर घोषित किया। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ और प्रूशियन डोमिनेंस भी यहाँ पर हुआ। ये नया जो नेशन बना, इसने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को मॉडर्नाइज किया, जैसे करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। ये सब इनको मॉडर्नाइज किया गया, अच्छा बनाया गया। अब आता है अगला टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली भी इसी तरह से बिखरा हुआ था, अलग अलग स्टेट्स में, कुछ अलग अलग डायनेस्टी के अंडर में और कुछ हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में। 19th सेंचुरी के बीच में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिनमें सिर्फ सार्डिनिया पिडमॉन्ट में इटालियन राज्य का शासन था। राज्य का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड और उसका चीफ मिनिस्टर था कैवर। बाकी 6 स्टेट्स में कोई और ही रूल कर रहा था। इटली का नॉर्दर्न हिस्सा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था, सेंटर में पोप का शासन था और साउथ के पार्ट्स स्पेन के बॉर्बन किंग्स के डोमिनेशन में थे। पार्ट 3 की वीडियो में हमने ये देखा था, ट्रीटी ऑफ वियना में ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिला था और फ्रांस में कुछ एरियाज जो नेपोलियन ने जीते थे वे छीन लिए गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैवर ने फ्रांस के साथ अलायंस बनाया। अलायंस मतलब है संधि, मित्रता। कैवर ने
फ्रांस के साथ अलायंस बना लिया और ऑस्ट्रिया से युद्ध करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया, जिससे नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रिया से आज़ाद हो गया। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1859 में। अब सदर्न इटली को स्पेनिश बॉर्बन किंग से आज़ाद कराना था। इस काम के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग सोल्जर, एक बहुत स्ट्रांग लीडर की ज़रूरत थी। वो लीडर कौन था? वो लीडर था ग्यूसेप्पी गैरिबल्डी। ग्यूसेप्पी गैरिबल्डी। गैरिबल्डी ने क्या किया? गैरिबल्डी अपनी आर्मी को लेकर सदर्न इटली में आया और वहाँ से स्पेनिश रूलर्स को निकाल भगाया। इस काम में उसको लोकल पीजेंट्स का पूरा सपोर्ट मिला था। 1861 में चीफ मिनिस्टर कैवर की मौत हो गई और विक्टर एमानुएल सेकेंड यूनाइटेड इटली का राजा घोषित हुआ। तो इस तरह से इटली एक यूनाइटेड नेशन के रूप में आया। बच्चों, यहाँ एक ज़रूरी बात है, ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सीरीज़ है ना, ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। इसलिए जब तक आप इनको सीरियली नहीं पढ़ोगे, लेसन समझ में नहीं आएगा। ये लेसन बड़ा है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में बांटा है। तो इसको सीरियली पढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। दूसरे पार्ट्स के लिए आप मेरे चैनल UN वर्ल्ड में जाके सर्च करना, तो मिल जाएंगे। अच्छा, अब आ जाओ आज के लास्ट विषय में, वो है द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड और उसके आसपास के जो भी आइलैंड स्टेट्स थे, जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब की अपनी अपनी भाषा थी, अपना अपना कल्चर था। लेकिन इंग्लैंड की ताकत किसमें? वेल्थ में, इम्पोर्टेंस में, पावर में, ये बढ़ती चली गई और इंग्लैंड ऐसा बन गया, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया और उसने आसपास के स्टेट्स में प्रभुत्व जमाना चाहा। 1688 में क्या हुआ था? 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन लिया था। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किया गया। इंग्लैंड ने अपना कानून स्कॉटलैंड के लोगों पर थोपना शुरू किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का डोमिनेशन था। स्कॉटलैंड की भाषा, स्कॉटलैंड का कल्चर, स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूशंस को दबा दिया गया। स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, मगर इंग्लिश लोगों ने उनको चुप करा दिया। स्कॉटिश को उनकी अपनी गायलिक लैंग्वेज बोलने को मना कर दिया गया कि तुम अपनी भाषा नहीं बोलोगे। अपनी नेशनल ड्रेस पहनने को मना कर दिया और बहुत सारे लोगों को तो ज़बरदस्ती अपने होमलैंड से ही निकाल दिया। आयरलैंड में इंग्लैंड ने एक चाल चली थी। आयरलैंड एक ऐसा देश था जो 2 ग्रुप्स में बंटा हुआ था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट को उकसाया कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम लोग आयरलैंड पर अपना अधिकार जमा लो। प्रोटेस्टेंट ने इंग्लैंड पर विश्वास किया और उनके साथ मिल गए। जब कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया, इंग्लिश लोगों ने उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। फिर 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम बना, ब्रिटिश नेशन बना, जहां इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस हुआ। न्यू ब्रिटेन के जो सिंबल्स प्रमोट हुए थे, वो कौन कौन से थे? ब्रिटिश फ्लैग, जिसको क्या बोलते हैं? यूनियन जैक, ठीक है।
और क्या था, द नेशनल एंथम, जो ब्रिटेन का नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, वो वाला, और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब सिंबल्स के रूप में प्रमोट किए गए। ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज। तो बच्चों, हम इस पार्ट में हमने देखा किस तरह से 3 नेशंस बने, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।